हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। सॉरी, फार्माकोथेरेपेटिक्स नहीं, फार्मास्यूटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज है। इसका सेकेंड पार्ट अभी हम लोग करने वाले हैं एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग आपके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग कितने तक करे थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक करे थे। तो अभी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 11 to 30 तक प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि टाइप 1 ग्लास इज ऑल्सो नोन एज। टाइप 1 ग्लास को और किस नाम से जानते हैं? सोडा लाइम, नॉन पेरेंट्रल, कलर्ड या बोरोसिलिकेट ग्लास? जवाब दीजिए सारे बच्चों, सारे स्टूडेंट्स जवाब दीजिए कि टाइप 1 ग्लास को किस नाम से जानते हैं? तो बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं। तो देखो भाई, 4 टाइप्स के ग्लास होते हैं, चारों का नाम से सवाल आता है, इसलिए याद कर लेने में फ़ायदा है। 4 टाइप्स के ग्लास आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, है ना। पहला वाला ग्लास क्या होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। या हाईली रेजिस्टेंट होता है हीट और केमिकल से। जितने भी लैब इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, ये बोरोसिलिकेट ग्लास सबसे महंगा ग्लास होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। इसमें हीट भी से भी, केमिकल से भी, और लाइट रेजिस्टेंट वगैरह, मतलब सॉरी, हीट और केमिकल रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। जबकि सेकेंड टाइप 2 ग्लास को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 को सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 को जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास कहलाता है। ठीक है। देखो, याद करने का तरीका क्या है? तो पहली वाली बड़ी बोरिंग आती है, अरे भैया पहली वाली बोरिंग लगती है। दूसरी वाली बड़ी टा 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 चपर 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 ट ट ट ट ज़्यादा करती है। और तीसरी वाली जैसे आएगी सारा टटरी निकाल देगी। तीसरी वाली सारा टटरी निकाल देगी। तो पहली वाली बोरिंग होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरी वाली टर 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 करते रहती है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तीसरी वाली में सब टटरी खत्म हो जाता है ना। सिर्फ बचता क्या है? सोडा लाइम ग्लास, तो सोडा लाइम ग्लास। चौथा वाला भैया जनरल क्लास हो जाता है, जब शादी वादी हो जाती है तो एकदम जनरल क्लास, है ना। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास टाइप 4 होता है। टाइप 4 क्या होता है? जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। यानी 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ ग्लास में 4 टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पहली वाली टर्टर बहुत करती है, यानी कि पहली वाली बोरिंग होती है, बोरोसिलिकेट। दूसरी वाली टर्टर करती है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, है ना। तीसरी वाली सोडा लाइम ग्लास। चौथी वाली जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। वो गलती से क्या कहते हैं, थेरेप्टिक्स हो गया होगा फर्स्ट ईयर में, उसको हटा दिया जाएगा, टेंशन ना लो, होता है मिस्टेक से क्लास शेड्यूल होने के दौरान। अब उसके बाद आप लोगों को ये भी याद रख लेना है कि किसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट। बाकी और कुछ याद नहीं रखो, कम से कम टेस्ट याद कर लो, ये सब छोड़ सकते हो। तो देखो भाई, बोरोसिलिकेट के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट करते हैं। बाकी सबके लिए ये देखो, वाटर अटैक टेस्ट, पाउडर ग्लास टेस्ट एंड पाउडर ग्लास टेस्ट। यानी याद रखना आप सभी लोग कि जो ज़्यादा टर्टर करता है उस पर क्या करोगे? वाटर अटैक करोगे, तो इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट है। बाकी आप सभी के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट होता है, यानी कि जो ज़्यादा टर्टर करेगा उसके ऊपर वाटर अटैक करेंगे, बाकी सब में पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। बस पाउडर ग्लास टेस्ट, इसमें वाटर अटैक टेस्ट होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास का। तो ये याद रख लेना, टाइप 1 ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। अच्छा, ग्लास से मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, जो भी ड्रग फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं, आप लोग जवाब देना। फोटो सेंसिटिव ड्रग, फोटो सेंसिटिव ड्रग जो होते हैं, यानी लाइट सेंसिटिव ड्रग होते हैं, उसको किस कलर के कंटेनर में रखा जाता है ना। किस कलर के कंटेनर में? बताओ भाई। तो एम्बर कलर के कंटेनर में, AMBER, एम्बर, COLOURED, कलर्ड कंटेनर। यानी कि जो ब्राउन कलर का कंटेनर होता है उसमें रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो भी लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव ड्रग है वो डायरेक्टली हीट नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ेगी, जिससे वो खराब नहीं होगा। ठीक है। हाँ, एम्बर कलर कंटेनर, यही ब्राउन कलर वाला जो कंटेनर होता है ना, उसको एम्बर कलर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन से जवाब दीजिए। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, किस थ्योरी पर बेस्ड है फिल्ट्रेशन की थ्योरी? स्टोक्स लॉ, किक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, डार्सीज लॉ। तो फिल्ट्रेशन की 3 थ्योरीज हमने पढ़ाई थी, याद करो।
पोशुलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन, कोजेन कार्बन इक्वेशन, ये 3 लॉ है जो कि आपके फिल्ट्रेशन के हैं। इसमें से डार्सीज इक्वेशन ऑप्शन में मिल रहा है, मार दो। ये डार्सीज इक्वेशन जो है लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है, डार्सीज लॉ, ठीक है। हाँ, तो फिल्ट्रेशन के 3 लॉ हैं, उस तीनों लॉ को याद रखना है। पोशुलीज इक्वेशन, इवन इक्वेशन पोशुलीज लॉ, इसी को पोशुलीज इक्वेशन भी कहते हैं। फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि एक बार पूछा गया था भाई इसमें से कौन सा सही फॉर्मूला है पोशुलीज इक्वेशन के तहत। दो को का तो जरूर याद रखना है, डार्सीज और पोशुलीज इक्वेशन। एक बार सवाल आया पोशुलीज इक्वेशन इसमें से कौन सा सही है, तो याद रखना V इक्वल टू पाई डेल्टा पी, है ना। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, आप लोग भी याद कर लो कैसे पढ़ते हैं इसको। V इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर के पावर 4 बटे 8L ईटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं पोशुलीज इक्वेशन। यहाँ पर भी क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो। ये भी पूछ गया था कि यहाँ पे भी क्या डिनोट करता है, तो रेट ऑफ फ्लो। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा पी, पाई मतलब तो आपको पता है कांस्टेंट है, 22/7 होता है। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस होता है अक्रॉस द फिल्टर, प्रेशर डिफरेंस। आर फॉर रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड, रेडियस होता है। एल फॉर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, यहाँ पे एल जो है उस फिल्टर केक का थिकनेस होता है। फिल्टर केक क्या होता है, तो फिल्टर मीडियम, यानी कि जैसे चाय छानते हो तो चाय छानने के दौरान चायपत्ती के ऊपर जो छन्नी के ऊपर चायपत्ती जम जाता है ना, जस्ट लाइक दैट फिल्टर मीडियम के ऊपर जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड होता है उसको फिल्टर केक कहते हैं। तो फिल्टर केक के लेंथ को एल कहते हैं। एंड ये एन जो है, ये एन नहीं है, इसको ईटा पढ़ते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, ईटा। और ये ईटा क्या करता है, विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी यानी चिपचिपाहट को दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डार्सीज इक्वेशन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। डार्सीज इक्वेशन में V इक्वल टू क्या था, तो रेट ऑफ फ्लो। चाहे वो पोशुलीज इक्वेशन हो या डार्सीज इक्वेशन हो, V मतलब है रेट ऑफ फ्लो, किस फ्लो से, किस रेट से फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो V, K का मतलब है परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक, A का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ द पोरस बेड, बाकी डेल्टा P मतलब प्रेशर डिफरेंस, ईटा मतलब विस्कोसिटी, ईटा मतलब यहाँ पे सेम विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, एल मतलब है अदर टर्म्स आर सेम एज प्रीवियस इक्वेशन, एल मतलब है थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। एंड बाकी कोजेन कार्बन इक्वेशन है, मन करे तो याद करो, नहीं तो छोड़ सकते हो इसको। मेनली 2 याद रखना है, पोशुलीज इक्वेशन और डार्सीज इक्वेशन। बाकी याद कर लो कोजेनी कार्बन इक्वेशन, केसी इक्वेशन भी है जो कि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है, ठीक है। हाँ, इक्वेशन नहीं याद रहेगा तो चलेगा। बाकी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन में 3 है, डार्सीज लॉ मेन है, फिर पोशुलीज लॉ है, कोजेन कार्बन लॉ है। देखो डार्सीज लॉ फिल्ट्रेशन को दिखाता है, फ्लो थ्रू फिल्टर। पोशुलीज लॉ पोर्स या कैपिलरीज में फ्लो को दिखाता है, ये भी आपके फिल्ट्रेशन के लॉ हैं। एंड फिर ये पोरस बेड के ऊपर दिखाता है, ये तीनों क्या है, आपके फिल्ट्रेशन के लॉ हैं। बाकी स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन, लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन की लॉ है, यानी किस तरीके से पार्टिकल सेडिमेंट करती हैं। किक्स लॉ साइज रिडक्शन, ऐसे याद रखो, अगर हम कभी भी किक मारेंगे तो किक मारना मतलब पैर से मारना, तो टूट जाएगा, चीज़ें क्रश हो जाएंगी, तो क्रशिंग। बचपन में खेलने आते थे हम लोग, स्कूल जाते थे तो स्कूल से आते थे जूता फट जाता था, कारण क्या है कि कोई भी चीज़ दिख गया उसको पैर से मारते मारते आते थे तो किक करते थे। तो किक्स लॉ से क्या होगा, साइज रिडक्शन। रिटिंगर्स लॉ ऑल्सो साइज रिडक्शन, है ना, रिटिंगर। तो स्टोक्स लॉ साइज रिडक्शन, सेडिमेंटेशन के लॉ हैं। किक्स और रिटिंगर्स लॉ साइज रिडक्शन। तो ओवरऑल आपने क्या समझा, स्टोक्स लॉ साइज ऑफ सेडिमेंटेशन के लॉ हैं, लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन। किक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ साइज रिडक्शन के लॉ हैं, ठीक है। और डार्सीज लॉ, पोशुलीज लॉ और कोजेनी कार्बन इक्वेशन, ये तीनों फिल्ट्रेशन के लॉ हैं। ये सब याद करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ 20 में से सीधा 15 MCQs पढ़ाए हुए में से आएंगे, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसमें से। बाकी टॉप 20 जो कर लिया 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, मतलब सारा क्वेश्चंस एग्जाम में यहीं से मिलेगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन, पहला वैक्सीन किसने डेवलप किया था। मुझे एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखे हैं और सोशल फार्मेसी में हिंदी में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हु डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन, एडवर्ड जेनर, लिविस पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, जोसेफ मिस्टर। तो सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने पहला वैक्सीन डेवलप किया। एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1796 यूजिंग काउपॉक्स वायरस।
यानी एडवर्ड जेनर ने सन 1976 में चेचक का पहला टीका विकसित किया जिसमें काउपॉक्स वायरस का उपयोग किया गया था। लिविस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन का खोज किया था, ना कि पहला नहीं था लेकिन। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किया था, एचएपी के क्वेश्चन है। जोसेफ मिस्टर फर्स्ट रेबीज के पेशेंट है, ना कि ये डेवलपर नहीं है, पहला रेबीज पेशेंट इन्हीं को बात। ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? गुरुचंद्र कह रहे हैं सर अब वीडियो बना दीजिए कि लाइव करके एग्जाम बताइए कॉपी कैसे लिखें। देखो, अगर इंग्लिश में लिखो तो बेस्ट है, मैं यहीं पर बता देता हूं। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर ये से जनरली इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है, इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, तो आप हैमर मिल को हिंदी में मत लिखना, हैमर मिल इंग्लिश में लिखें। हैमर मिल इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। हैमर मिल इम्पैक्ट के IMPACT इम्पैक्ट के प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है, ऐसे लिख सकते हो आप। प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, मेन वर्ड को हिंदी में ही लिखना है, तो इंग्लिश में ही लिखना है। हैमर मिल प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, मान लो POI प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है, पर काम करता है। इसका यूज या इसका उपयोग, इसका यूज साइज रिडक्शन करने के लिए होता है, साइज रिडक्शन करने के लिए होता है। ठीक है, बस इस तरीके से लिख सकते हो तो काम बन जाएगा आपका। ऐसा लिख सकते हो, बोलो, लिख दोगे? अरे लिख दोगे, बोलो हाँ, बस ऐसा लिखना। अगर नहीं लिख पाओगे तो ये भी क्या सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरी ऑप्शन ऐसे लिखो, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन, ऐसे लिखना अगर लिख सकते हो तो। अगर नहीं लिख पाओगे, कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा ऐसे भी लिख के बच्चे पास हुए हैं, ऐसे भी लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाता है, अच्छा आपको आता है तो नंबर मिल जाता है। अच्छा, बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है सर? प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल में दोनों लगता है, बॉल मिल में प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, हाँ। हैमर मिल प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, तो देखो अ हैमर मिल वर्क्स ऑन मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है, ना कि एट्रिशन पर। इसको सही करने दो, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, हाँ। और अगर मैं बात करूं सीयरिंग प्रिंसिपल ऑफ सीयर फोर्स किस में लगता है? जैसे कटर मिल वगैरह में लगता है, नॉट हैमर मिल। इम्पैक्ट मेनली आपको क्या कहते हैं, ये इम्पैक्ट लगता है इस प्रॉपरली आपके हैमर मिल में। कंप्रेशन देखने को मिलता है क्रशर में और हैमर मिल वगैरह में भी, नॉट सीन इन हैमर मिल। रोलर मिल में कंप्रेशन देखने को मिलता है, रोलर मिल में। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया था, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप लोग जवाब देना। वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट बी पास्ड थ्रू सीव नंबर। वेरी फाइन पाउडर कितने नंबर सीव से पास करता है? 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर होते हैं, 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर होते हैं, कितने नंबर सीव से पास कर जाता है? वेरी फाइन, फाइन नहीं बोला, वेरी फाइन। तो ऑप्शन नंबर बी 120 नंबर सीव से। वेरी गुड, 120 नंबर सीव से। देखो 5 ग्रेड्स के पाउडर हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। पहला होता है कोर्स पाउडर, दूसरा होता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। देखो पूछा जाता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितने ग्रेड्स के पाउडर होते हैं? 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं, पांचों ग्रेड दिखा दिया गया। फिर उसके बाद है कितने नंबर से 40% पास करता है, कितने नंबर से 100%। जैसे देखो सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स पास्ट, यानी 100% पार्टिकल कितने नंबर सीव से पास कर जाता है? सीव मतलब छन्नी। और कितने से 40% पार्टिकल पास करता है? तो इसको याद रखने का तरीका है, कोर्स पाउडर 10/44, ऐसे याद रखना, 10/44, यानी 10 नंबर सीव से 100% पास कर जाएगा, 44 नंबर सीव से मात्र 40% पास करेगा, तो उसको कोर्स पाउडर कहेंगे। ठीक है, हाँ। मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, 22/60, यानी 22 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा, 60 नंबर से 40 क्या कहते हैं, ये आपका मात्र 40% पास करेगा।
मॉडरेटली फाइन पाउडर का होता है 44/85, 44/85, ठीक है। हाँ, तो 44 नंबर से 100% और 85 नंबर से 40%। बल्कि फाइन पाउडर का ओनली 85 नंबर, इधर नहीं दिया हुआ है 40% वाला, 85 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाता है। वेरी फाइन वाले से 120 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाता है। तो यही क्वेश्चन आया था वेरी फाइन पाउडर। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल, इसीलिए याद कर लेना ये वाला चार्ट। वेरी फाइन पाउडर 120 नंबर से बताओ। कोर्स पाउडर 10/44, मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85 एंड फाइन पाउडर 85 एंड वेरी फाइन पाउडर 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर करिएगा। इंसफ्लेशंस हैज टू बी इंसर्टेड इन, इंसफ्लेशंस जो वेरी फाइनली पाउडर्ड होते हैं उसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है? कान, ईयर, नोज, वजाइना, ऑल ऑफ दीज। इंसफ्लेशंस ऐसे पाउडर होते हैं वेरी फाइन पाउडर जो कि बॉडी कैविटीज में यूज किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसफ्लेशंस हैज टू बी इंसर्टेड इनटू द, हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर डी कर रहे हो, ईयर, नोज, वजाइना। इनसफ्लेशंस आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स, यानी बहुत महीन किया हुआ पाउडर है, दैट आर ब्राउन, जो कि ब्लोन होता है एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी कैविटीज सच एज स्पेशल डिवाइस कॉल्ड इंसफ्लेटर। यानी इंसफ्लेटर के मदद से इसको इंसफ्लेशन किया जाता है, जैसे ईयर में, नोज में, वजाइना में लिया जाता है, ऑल्सो थ्रोट एंड वुंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लार्ज कैप्सूल साइज इज, लार्ज कैप्सूल साइज इसमें से कौन सा है? 00, 000, 25। एक बार पूछा स्मॉलेस्ट साइज, एक बार पूछ लिया लार्जेस्ट साइज, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्ज कैप्सूल साइज, तो कैप्सूल साइज मैंने बताया था 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कौन कौन सा है भैया? तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आप लोगों का बी, वेरी गुड, 000। देखो 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज है। सबसे बड़ा वाला 000, छोटा वाला 00, उससे छोटा सिंगल 0, 1 2 3 4 5। सबसे छोटा 5 नंबर का कैप्सूल होता है। अगर साइज में देखो तो ये देखो 000 वाला बड़ा होता है, 00, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाला सबसे छोटा होता है। स्मॉलेस्ट, स्मॉल साइज में ये हो गया, लार्ज में ये हो गया, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज ये हो गया, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया कैप्सूल साइज में, ठीक है। तो 000 का जो सबसे बड़ा होता है उसमें वॉल्यूम 1.37 ml होता है, 5 नंबर में 0.13 ml होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला 5 नंबर, सबसे बड़ा वाला 000। क्वेश्चन नंबर 18, इन CGMP C स्टैंड्स फॉर, CGMP में C का मतलब क्या है? 2 पॉइंट इंग्लिश, 2 पॉइंट हिंदी, भाई सब कुछ तुम ही कर लो यार, या फिर इंग्लिश का ही लिखोगे यार, जैसा सही लगे। अब क्या करोगे, कॉपी खाली छोड़ने से? थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाना है, कोशिश करो इंग्लिश में लिखने का, थोड़ा रटो। नहीं रटाता है तब जाकर हिंदी में लिखना, जितना हो सके इंग्लिश में लिखना, नहीं हो पाएगा तब बाद में हिंदी में भी लिख लेना। क्या करोगे, पास होना है ना। हाँ, इन CGMP C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल, क्लिनिकल, करेंट या काउंसिल। तो CGMP का मतलब होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। C स्टैंड्स फॉर करंट, C स्टैंड्स फॉर करंट, ठीक है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। CGMP द टर्म स्टैंड्स फॉर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो करंट मीन्स मैन्युफैक्चरर जस्ट मस्ट यूज अप टू डेट technologies, systems and practices. It ensures that pharmaceutical products are consistently produced and controlled according to the quality standard. CGMP guidelines are enforced by organizations like World Health Organizations and regulatory authorities maintain drug, मतलब CGMP यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक गाइडलाइन होती है जो WHO वगैरह के द्वारा जारी की जाती है ताकि ड्रग की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी मेंटेन रहे, ठीक है। CGMP का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो, पूछा जाता है। CGMP का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो CGMP का फुल फॉर्म होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या फिर GMP को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे C का मतलब हो जाएगा करंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप लोगों के स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताओ भाई, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली? इसमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन इक्का दुक्का आते हैं जो कहीं पे भी आपको पढ़ना नहीं है लेकिन पूछा गया है, तो भाई क्या करोगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है सुटिक्स में, लेकिन याद करना है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किसके तौर पर यूज किया जाता है, एंटा एसिड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या कहते हैं, आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होता है एंटा एसिड के तौर पर। एंड माइल्ड लेक्सेटिव, इट न्यूट्रलाइजेज स्टोमक एसिड। अच्छा, एंटा एसिड कैसे काम करता है, तो आपके गैस्ट्रिक एसिड जो आपके पेट का एसिड होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे, तो ये देखो बेस है ना, OH लगा हुआ है तो बेस है, और एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है, आपको भी पता है। एंड रिलीफ करता है आपको एसिडिटी से रिलीफ दिलाता है। इट यूजुअली टेकन एज ए सस्पेंशन के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन यहाँ फिजिक्स एक्सोटिक्स में पूछ दिया, क्या दिक्कत है, पढ़े हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड इन एलिक्सर्स। कौन से स्टेबलाइजर्स एलिक्सर में यूज होते हैं, जवाब दीजिए। स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड इन एलिक्सर, कौन से स्टेबलाइजर्स हैं जो कि एलिक्सर में यूज होते हैं। कलरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, फॉर स्टेबिलिटी या फॉर सॉल्युबिलिटी। स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड इन एलिक्सर्स, यानी कौन, मतलब स्टेबलाइजर क्यों यूज होता है एलिक्सर में, एलिक्सर में स्टेबलाइजर क्यों यूज होता है, फॉर स्टेबिलिटी, ताकि एलिक्सर की स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन एलिक्सर के बारे में आपको मेन बात याद रखना है, इट इज अ हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, हाइड्रो अल्कोहलिक है जिसमें अल्कोहल होता है, ठीक है, ताकि सोल्युबिलिटी पर्पस के लिए यूज होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। तो देखो, जो आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट है उसको स्टेबल करता है। स्टेबलाइजर्स हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, दे प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन, ड्रग डिग्रेड नहीं होने देता है, कीप मिक्सचर यूनिफॉर्म, दिस इंक्रीजेज सेल्फ लाइफ एंड इफेक्टिवनेस। कलरिंग एजेंट उसको अपीयरेंस के लिए होता है ताकि अच्छा कलर दे। प्रिजर्वेटिव्स उसको माइक्रोबियल अटैक से बचाए। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ड्रग सॉल्युबिलिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। तो इसको कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है फ्रिज में, बिलो जीरो, या तो 2 से 8, 25 या तो 30। अब फ्रिज में टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि माइनस में डिग्री सेल्सियस में हम बर्फ में जमा दें, नहीं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को 2 से 8 कूल टेम्परेचर यानी 2 से 8। टेटनस का भी वैक्सीन रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज अ हीट सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल वैक्सीन है। इट मस्ट स्टोर्ड इन अ कूल्ड चेन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इट मेंटेन्स इट्स पोटेंसी, जिससे इसकी पोटेंसी बनी रहेगी, इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। हायर टेम्परेचर कैन डैमेज द वैक्सीन, जिससे वैक्सीन डैमेज हो सकता है। कॉमन वैक्सीन स्टोरेज, मोस्ट वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किए जाते हैं, जैसे BCG के वैक्सीन, DPT के वैक्सीन, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन, TT का वैक्सीन, मिजल्स का वैक्सीन। अच्छा, BCG का वैक्सीन कैसा वैक्सीन है, बैक्टीरियल या वायरल। तो चूंकि बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज होता है तो ये बैक्टीरियल वैक्सीन है, बैक्टीरियल पूछा जाता है, बैक्टीरियल। जबकि कोविड का वैक्सीन क्या है आपका, वायरल है, उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं। BCG का वैक्सीन बैक्टीरियल वैक्सीन है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है, TB से बचाव के लिए। DPT भी बैक्टीरियल वैक्सीन है। हेपेटाइटिस B वैक्सीन वायरल है, ठीक है। TT टेटनस टॉक्सॉइड, मिसल्स वैक्सीन, ये सब आपके 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी लोगों का, इसको आंसर करके दिखाओ। पैराबीन्स आर कॉमनली यूज्ड एज, पैराबीन्स को कॉमनली किस चीज के तौर पर यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव, लुब्रिकेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल या प्रोटेक्टेंट। तो पैराबीन्स को कॉमनली हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स किसके तौर पर, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज करते हैं। पैराबीन्स को हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। पैराबीन्स को प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करते हैं। पैराबीन्स को हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आपको मैं बता दूं
कि पैराबीन्स यूज एज प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंक्रीजेज सेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेटिव इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो, बैक्टीरिया वायरस कम ग्रो करे, बचे उससे, ताकि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन टैबलेट मेकिंग नॉट पैराबीन्स। टैबलेट मेकिंग में यूज़ होता है लुब्रिकेंट के तौर पर, ताकि टैबलेट चिपके नहीं कंप्रेसिंग मशीन में। और एंटी माइक्रोबियल्स, दे आर हैव एंटी माइक्रोबियल एक्शन बट मेनली यूज एज प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव की तरह। प्रोटेक्टेंट यूज फॉर स्किन प्रोटेक्शन नॉट पैराबीन्स, कहने का मतलब है एंटी माइक्रोबियल्स माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, लेकिन पैराबीन्स एक प्रिजर्वेटिव है। क्वेश्चन नंबर 23, बीसीजी इज अ डैश वैक्सीन। देखो अभी मैंने बताया था, आ गया, बैक्टीरियल वायरल टॉक्सॉइड कंबाइंड। कैसा है बीसीजी का वैक्सीन, कैसा है? तो ये बैक्टीरियल वैक्सीन है जो टीबी से बचाव के लिए किया जाता है। और इसको रूट, किस रूट से दिया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से। स्किन के नीचे, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है 10 से 15 डिग्री के एंगल पर। 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। कितने डिग्री के एंगल पर दिया जाता है? 10 to 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये बैक्टीरियल हो जाएगा। ओके, चलो, तो बीसीजी को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? बेसिलस कैल्मिट-ग्यूरिन, याद कर लो, जो कि एक लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए होता है। बीसीजी बैक्टीरियल वैक्सीन है। डीपीटी कंबाइंड प्लस डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये तीनों के लिए वैक्सीन है। ओपीवी एक वायरल वैक्सीन है, लाइव पोलियो वैक्सीन होता है ये भी, है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको कहते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरल वैक्सीन है, रिकमेंडेड वैक्सीन है। टीटी टेटनस टॉक्सॉइड एक टॉक्सॉइड है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं इनएक्टिव करके। मिजल्स वैक्सीन जो कि वायरल है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, ठीक है। एग्जाम का टाइम टेबल देखो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसीलिए मन से पढ़ते रहो जो दिया गया है। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोजेंजेज एंड इम्प्लांट्स रिक्वायर हाई परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लोजेंजेज और इम्प्लांट्स जो होते हैं, लोजेंजेज होते हैं ना जो चूसने वाला टैबलेट, जैसे विक्स की गोली, स्ट्रेप्सिल्स, ये सब लोजेंजेज होता है। तो वो मेनली जो यूज किया था, उसमें क्या चीज़ का परसेंटेज ज़्यादा होता है? तो बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा टाइट होता है, जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। उसमें बाइंडिंग एजेंट्स ज़्यादा होते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स, है ना। लुब्रिकेंट्स एंड इम्प्लांट्स में बाइंडिंग एजेंट देखो, ताकि कोहेसिव आपस में जुड़े रहे वो लोग पार्टिकल्स। लोजेंजेज एंड इम्प्लांट्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट रिक्वायर्स गुड कोहेशन, जिसमें गुड कोहेशन और स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे विक्स का चॉकलेट, स्ट्रेप्सिल्स, टू मेंटेन देयर शेप फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि लंबे समय तक उसका शेप बना रहे। देयर फॉर हाई परसेंटेज ऑफ बाइंडिंग एजेंट इज यूज, ताकि हाई परसेंटेज बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं। यूज टू कोल्ड द इंग्रीडियंट टुगेदर एंड प्रोवाइड, आपस में सारे इंग्रीडियंट्स आपस में होल्ड रहे और हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप लोगों का जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज ए सेमी सॉलिड फॉर्म। इसमें से सेमी सॉलिड फॉर्म कौन सा है? एलिक्सर, टैबलेट, पेस्ट, लिंक्टस, जवाब दो। सेमी सॉलिड क्या हो जाएगा भैया? आराम से आंसर करोगे, टैबलेट, क्योंकि एलिक्सर और लिंक्टस लिक्विड है, टैबलेट सॉलिड है। यहाँ पूछ रहा है सेमी सॉलिड, तो पेस्ट। तो देखो कुछ डोजेज फॉर्म है यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको याद कर लो। कुछ डोजेज फॉर्म है, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या आते हैं सर? टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, लोजेंजेस, सपोजिटरी, ग्रेन्यूल्स, पिल्स, ये सब सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। सेमी सॉलिड में क्या क्या आते हैं सर? तो ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, जेल, ये सब सेमी सॉलिड में आते हैं। अच्छा, लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या क्या आते हैं सर? तो ड्राउट्स, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन, गार्गल, लोशन, लिनमेंट, नेजल ड्रॉप, सॉल्यूशन, सिरप, ये सब क्या है? लिक्विड में है। गैसियस में एरोसोल, इनहेलर, स्प्रे, ये सब है ना, गैसियस में आता है। तो ये चार्ट आप जरूर याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। बस सपोजिटरी को लेकर के याद रख लेना, सपोजिटरी कहीं कहीं सेमी सॉलिड भी माना जाता है। तो दोनों चीज़ में आता है ये, सॉलिड में भी सेमी सॉलिड में भी, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट सॉलिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस आर ड्राइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई थर्मोलेबाइल सब्सटेंस जो होते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को किस में ड्राई किया जाता है? थर्मोलेबाइल मतलब है हीट सेंसिटिव, थर्म मतलब हीट होता है, थर्मो मतलब हीट है, तो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस को किस प्रकार के ड्रायर में ड्राई करेंगे? तो जहाँ पे हीट कम पड़े, तो यहाँ फ्रिज ड्रायर में हीट नहीं पड़ता है। बाकी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, इसमें डायरेक्टली हीट पड़ते हैं, फ्रिज ड्रायर में नहीं पड़ता, इसीलिए इसको फ्रिज ड्राइंग में यूज़ करेंगे।
आंसर बी। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को किस में यूज किया जाता है? फ्रिज ड्रायर में इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस यानी हीट सेंसिटिव, सो दे कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। फ्रीज ड्राइंग जिसमें लायोफाइलाइजेशन होता है, रिमूव्स वाटर एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपका ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और प्रिजर्व करता है। बाकी सब में जो होता है ज़्यादा डायरेक्टली हीट पड़ता है, ड्रायर ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है। जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हाई टेम्परेचर एयर यूज होता है, हीट सेंसिटिव ड्रग खराब हो जाते हैं। वैक्यूम ड्रायर लो टेम्परेचर बट हीट यूज होता है, इसीलिए फुल्ली सेफ नहीं है। ट्रे ड्रायर डायरेक्ट हाई टेम्परेचर यूज होता है। थर्मोलेबाइल ड्रग क्या हो जाते हैं? खराब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन। स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए किस क्लास का सिंटर्ड ग्लास फिल्टर? तो ग्रेड 5, ग्रेड 5 इज द बेस्ट, है ना। स्टेराइल फॉर्मुलेशन मतलब स्टेराइल फिल्ट्रेशन यानी इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए सबसे बेस्ट, है ना, यूज किया जाता है ग्रेड 5 का, ग्रेड 5 का, ग्रेड 5। तो ये बोल रहा है ग्रेड 5 सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वेरी फाइन पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच कैन रिमूव माइक्रोनियम्स, वो माइक्रोनियम्स को भी रिमूव करता है, सो यूज फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन, ठीक है। लाइपोसोम्स इज अ डैश लिपिड वेसिकल। लाइपोसोम्स एनडीडीएस में मैंने पढ़ाया था, सिंगल लेयर है, ट्राई लेयर है, बाई लेयर है, नन, तो बाई लेयर है, ये बाई लेयर है। लाइपोसोम्स बाई लेयर होता है। तो लाइपोसोम वेसिकल है जो कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना होता है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर, और ये ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। किसी दवा के ऊपर लाइपोसोम की कवरिंग की जाती है जिससे दवा इजिली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, तो बाई लेयर होता है, ठीक है। 29 है, फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, पहला चौथा एडिशन, देखो पिछले क्लास में हमने पूरा पढ़ाया था, पूरा टोटल एडिशन, नहीं देखे हो तो लेक्चर जरूर देखना। चौथा एडिशन आया था 1996 में, जस्ट 4 साल पहले 2000 में से, तो 1996 आंसर डी, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, आंसर डी 1996 में फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आया था। सिंपल सिरप, इसको याद करना है, इसको मैंने बहुत अच्छे से याद कराया है पार्ट 1 में। सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सिंपल सिरप सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका? 66.67% W/W सुक्रोज, किसका होता है? सुक्रोज का, यानी सुक्रोज का सॉल्यूशन है, कितना मात्रा होता है इसका? 66.67% W/W, यानी 100 ग्राम पानी में 66 मतलब 6-7 ग्राम अगर जो सुक्रोज को मिला करके मिक्स किया जाए तो सिंपल सिरप बनता है। चलो भाई 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए। अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल सिरप इज कंसिडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर, इट इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट एंड व्हीकल, हाई शुगर कंसंट्रेशन आल्सो रिड्यूस इन माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं, ओके। चलो थैंक यू सो मच, कल नहीं अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड टॉप 100 MCQ सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके, थैंक यू।